अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। वैसे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्टार्ट किया हुआ है अपना मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और उसकी हमने एस्टिमेशन देखी थ्रू द मेथड ऑफ ओएलएस। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो एमएल एस्टिमेशन मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपको ये भी पता है कि इसमें हम मैट्रिसेस अप्रोच के साथ चल रहे हैं, तो उसको कीपिंग इन माइंड कि आपने वो सारा आपको सिनेरियो माइंड में होना चाहिए कि कैसे मैट्रिसेस के अप्रोच के थ्रू हमने ओएलएस एस्टिमेटर निकाले थे। उसी तरीके से आज बेटा हम अपना मॉडल सबसे पहले देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि अगर मैं नीचे डैश नहीं भी पढ़ी तो भी इट मीन्स कि डैशेज हैं और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल वैल्यूज़ नहीं है। y वेक्टर इक्वल्स टू एक्स बीटा वेक्टर प्लस एप्सिलॉन वेक्टर। और एजम्पशंस आपको पता है कि एम एल की जो एजम्पशंस हैं हमारी कि एरर जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद जीरो मीन और वेरिएंस जो है वो उसका सिग्मा स्क्वायर और आई है। और या अगर आप दूसरा तरीका ये है लिखने का, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो के नीचे भी डैश है और सिग्मा स्क्वायर आई है। अदरवाइज आप लिखेंगे अगर आई की फॉर्म में लिखना है तो आपने एप्सिलॉन आई फॉलोज करता है नॉर्मल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है विद जीरो मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो नोटेशंस का फर्क डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। देखने में ये आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि अगर यहाँ पे आप आई के साथ मेंशन कर रहे हो एप्सिलॉन को, जैसे यूजुअली रूटीन में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते आए हैं, तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि जब आप आई से इसको डिनोट करोगे तो फिर यहाँ पे एन और आई इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल यहाँ पे भी आपको मैंशन करना पड़ेगा और यहाँ जीरो के नीचे कोई वेक्टर साइन नहीं आएगा और जस्ट सिग्मा स्क्वायर आएगा। लेकिन जब क्योंकि जहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल का वर्ड लिख दिया है तो इट मीन्स कि जितने भी एप्सिलॉन्स होंगे वो सारे के सारे सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहे होंगे और उन सबका मीन जो है वो जीरो होगा। फॉलो करने का मतलब उसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर होगा और उसका मीन भी जीरो होगा, चाहे वो एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 2 है, एप्सिलॉन के है, जो भी एप्सिलॉन होगा वो सबका एक ही मीन और एक ही वेरिएंस होगा। लेकिन जब आप इस तरह से नोटेशन लिखते हैं जिसमें आप ई वेक्टर लिखा है तो उसमें आप यहाँ पे आई शो नहीं करते, जस्ट नॉर्मल का साइन आपने एन का साइन शो किया है, फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वेक्टर जीरो से मीन्स कि सारे ही इसमें वेक्टर्स जब आप लिखेंगे वेक्टर को तो वो जीरो जीरो के वेक्टर होगा। और इसी तरह सिग्मा स्क्वायर आई आपको पता है कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो जितना इसका ऑर्डर होगा, जितने ही एप्सिलॉन्स होंगे उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और ये उतने ही सिग्मा स्क्वायर जो हैं वो आ जाएंगे। तो नोटेशंस के फर्क को बेटा जरूर सीखिए। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टूडेंट लिखने में गलती कर देता है और आप अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो सही लिखा था, लेकिन ये एक मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे कौन सी नोटेशन लिखनी है और कहाँ पे कौन सी लिखनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप देखिए एमएल एस्टिमेटर के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो है वो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन आपको पता है कि हम किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमें पीडीएफ पता होना चाहिए नॉर्मल वेरिएबल का। हम पीडीएफ किसका? ये रेजिडुअल टर्म या एरर का पीडीएफ हमें चाहिए। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है उसी बेस पे हमने जहाँ पे हम एक्स लिखते थे वहाँ पे हमने जस्ट रिप्लेस एप्सिलॉन कर दिया है और वहाँ पे मीन क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो आपको मीन भी यहाँ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ मीन होने की वजह से एक्स आई माइनस म्यू होता है, लेकिन हमने एप्सिलॉन आई माइनस जीरो तो जीरो खत्म हो गया, ये सिर्फ एप्सिलॉन आई स्क्वायर रह गया। तो ये क्या हो गया 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर और ई आई का स्क्वायर। जो भी यहाँ वेरिएबल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और माइनस हम मीन करते हैं। ई आई माइनस जीरो होगा और उसका होल स्क्वायर, तो जीरो खत्म होने के बाद ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी टर्म आती है? जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगा? आपके पास सिग्मा बनेगा। अब जस्ट ये हमने एप्सिलॉन आई का लिखा है, एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन का लिखा है। तो अगर हमने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है तो लाइक्लीहुड फंक्शन आपको पता है कैसे बनता है, एल से हम उसको डिनोट करते हैं और लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब होता है एफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन एन। जितने भी ये एप्सिलॉन हैं बारी बारी इन सब के जो पीडीएफ्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और आपको पता है कि ये जो कैपिटल पाई होता है ये प्रोडक्ट साइन के लिए यूज होता है, जैसे समेशन जो है वो सम के लिए यूज होता है, इसी तरह कैपिटल पाई जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो हमने यहाँ कैपिटल पाई इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 सो ऑन अप टू एन जाएगा। इसकी वेरिएशन 1 से लेकर एन तक है और यहाँ पे एफ और एप्सिलॉन आई लिख दिया है। इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो इसका मतलब यही है कि एफ इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 इंटू एफ इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 अप टू सो ऑन एफ इंटू एफ एप्सिलॉन एन तक ये जाएगा।
अब बारी बारी इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्टेप आपको डायरेक्ट लग रहा है तो यहाँ आप इसको जो है वो थोड़ा सा ओपन करके कर सकते हैं। ओपन करने का यही तरीका होगा कि यहाँ पे आप FE1 इंटू FE2 अप टू FEN लिखेंगे और फिर बारी बारी सबके लिए ये वाला जो आपका PDF है वो लिखेंगे। मतलब FE1 के लिए कैसे लिखा जाएगा, 1/सिग्मा अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 पाई E माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर और E एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, फिर इंटू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई E माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर E2 का स्क्वायर और अप टू सॉन जब आप लेके जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर F एप्सिलॉन n 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई E की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर और EN का स्क्वायर। अब ये सारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपने लिखा होगा और आपको पता है जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और अगर आपके पास सेम बेस हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो ये सिग्मास जो हैं वो n टाइम्स आपके पास आ रहे होंगे तो n टाइम्स उसकी पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा की पावर n बन जाएगा। इसी तरह 2 पाई भी जो है वो n टाइम्स आ रहा होगा, स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 इसकी पहले ही पावर है और जो n मल्टीप्लिकेशंस की वजह से पावर्स ऐड हुई होंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई की पावर n/2 हो जाएगी। इसी तरह ये बेस आपको पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल में हो तो आप कॉमन ले लेते हैं, अगर ये सेम हो तो E माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इन साइड आपके पास क्या आएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस सॉन अप टू एप्सिलॉन n। तो उसको मैंने वो जो सम्स में आ रहा है उसको मैंने समेशन में चेंज कर दिया है कि सम को मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया है एप्सिलॉन I का स्क्वायर और साथ में समेशन लिख दिया उसकी वेरिएशन I इक्वल्स टू 1 to n। अब ये इस स्टेप से इस स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स हैं बीच में, उसको आप ज़रूर जब करेंगे हाथ से तो प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए, इधर से कंफ्यूज नहीं होना कि ये डायरेक्ट हमने इस तरह से लिखा और ये स्टेप कैसे बन गया। जब आप ओपन करके उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। वर्बली तो मैंने आपको बता ही दिया, अब आप लोगों का सिर्फ ये काम है कि उसको जब आप प्रैक्टिस करें तो हाथ से इन सारे स्टेप्स को ज़रूर लिखें। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, L इक्वल्स टू 1/सिग्मा n 2 पाई की पावर n/2 E की पावर माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर। अब मैंने इसको लिख दिया है एप्सिलॉन ट्रांसपोज इंटू एप्सिलॉन, मतलब वेक्टर की फॉर्म में एप्सिलॉन्स लिए हैं, एप्सिलॉन डैश ट्रांसपोज इंटू एप्सिलॉन डैश। अब ये क्या है, आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो है अगर ट्रांसपोज आप पहले लेते हैं और इनटू एप्सिलॉन करेंगे तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट आता है, ये स्केलर क्वांटिटी आपके पास आती है और जो इसके इक्विवेलेंट होती है। ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी इक्वल कैसे आता है। तो याद रखिए कि जब भी समेशन एप्सिलॉन I का स्क्वायर लिखा हो उसको अगर आपने मैट्रिसेस फॉर्म में चेंज करना हो तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि एप्सिलॉन वेक्टर फॉर्म में और उसका ट्रांसपोज और फिर इनटू एप्सिलॉन वेक्टर फॉर्म में। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं जब भी आपने क्या करना हो, एक एक्सटेंडेड फॉर्म को समेशन फॉर्म को मैट्रिसेस कन्वर्ट करना हो। तो समेशन का साइन आपका हट जाएगा, यहाँ समेशन नहीं आएगा, जस्ट यहाँ पे वेक्टर के साइन आएंगे और ट्रांसपोज आप लेंगे और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ओपन करेंगे तो ये आपके पास इसी तरह से एज इट इज आ जाएगा। तो ये भी आप इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको आप हाथ से एक बार सॉल्व करके देखें। लास्ट लेक्चर में ये बड़ी अच्छी सी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसके इक्विवेलेंट कैसे है। अच्छा, यहाँ तक हमने लाइक्लीहुड फंक्शन बना लिया है। एक और अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच है, जिसे कहते हैं बाय यूजिंग मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ, कि हमने यहाँ पे खुद पहले एक सिंगल पीडीएफ लिया, फिर उसका लाइक्लीहुड फंक्शन लेके फिर हमने वो पीडीएफ बनाया। एक अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ, अगर मल्टीवेरिएट का किसी को पहले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो शायद आपको पता हो कि मल्टीवेरिएट का जो नॉर्मल का पीडीएफ होता है वो इस तरह से होता है। अब इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल जैसे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ होता है, उसको हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि उसमें सिग्मा है, वेरिएंस है, किस तरह से वो उसका फॉर्म हम बनाते हैं। इसी तरीके से इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में क्या होता है 1/v। अगर किसी को ये मुश्किल लगता है कि ये पीडीएफ हम कैसे याद रखेंगे तो फिर आप इन स्टेप्स पे जाएं, और अगर किसी को लगता है कि ये स्टेप्स हमने कैसे करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। और मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ किस तरह से हम शो करते हैं, 1/v डिटरमिन और इसके पार जो है 1/2 है, 2 पाई की पावर n/2 e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू ट्रांसपोज v इनवर्स x माइनस म्यू। अब ये आपने जस्ट पीडीएफ लिखा, ये नहीं आपने कहना कि ये u कहाँ से आ गया, ये फलां। अभी हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आपने देखना है कि आपके पास u मतलब जो मीन है वो आपके पास 0 है। आपने देखना है कि v आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को जो शो कर रहा है, ये मैट्रिक्स आपकी क्या बनती है। तो इस सब में वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने ऊपर बनाया है। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर लें कि हमारे पास
वी क्या है ये देख लें। हमने कहा कि एक्स जो है वो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करता है विथ मीन म्यू एंड जो उसका वेरिएंस है वो वी मैट्रिक्स से उसको हमने शो किया हुआ है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हम एक्स की बजाय एप्सिलॉन ले रहे हैं और वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि उसका मीन यहाँ पे 0 है और उसका जो वेरिएंस वो क्या है सिग्मा स्क्वायर और आई, मतलब हमने इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में शो करना है तो सिग्मा स्क्वायर आई से शो कर देंगे। तो वी हमारे पास क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर आई, और अगर हमें वी का इनवर्स चाहिए तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, v अगर सिग्मा स्क्वायर आई है तो v इनवर्स क्या होगा 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर और i का इनवर्स। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप चाहे इनवर्स लें मल्टीप्लिकेशन करें जो भी हो वो वापस इटसेल्फ ओरिजिनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो i का इनवर्स भी i की इक्वल होता है, तो दैट्स बाय v इनवर्स हमारे पास किसकी इक्वल हो गया 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर i, और v किसकी इक्वल है सिग्मा स्क्वायर i के। फिर बता रही हूँ यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि क्या ये दोनों स्टेप्स करने की ज़रूरत है। अगर तो आपको ये स्टेप्स इजी लगते हैं, आपको समझ आ गए हैं, तो आप डायरेक्टली इनको फॉलो कर सके और ये लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ आपको आता है, आप उसके थ्रू करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नॉर्मल जो है मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ लिखेंगे और उसमें अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे कि आपके पास वी यहाँ पे क्या है, म्यू आपके पास क्या है। म्यू आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन का जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद 0 मीन, और सिग्मा स्क्वायर आई आपने वी आइडेंटिफाई कर लिया, वी इनवर्स आइडेंटिफाई कर लिया, और आप जस्ट आपने क्या करना है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें ये वी डिटरमिनेंट को। तो वी डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि v जो है वो सिग्मा स्क्वायर आई है, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के बाद सिग्मा स्क्वायर अगर इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है डायगोनल पे ही सिर्फ सिग्मा स्क्वायर आएगा और उसके बिलो और अपर जो क्या आएगा सिर्फ जीरोज आएंगे। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट अगर ओपन करना हो और अगर अपर और बिलो सारा वो 0 हो तो आप क्या करते हैं कि जो डायगोनल पे लिखा होता है वो उतनी टाइम्स उसकी पावर आ जाती है जितने टाइम्स वो हो। तो ये n टाइम्स n क्रॉस n है, तो ये क्या हो जाएगा ये n आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर n आ जाएगा। अब कहेंगे n क्रॉस n का हमें कैसे पता है, तो आपको पता है कि एप्सिलॉन आप 1 से लेकर n तक ले रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो अगर इसका एप्सिलॉन जो है वो n तक जा रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n होगी, तो डिटरमिनेंट भी n क्रॉस n होगा। तो यहाँ पे ये कितनी टाइम्स सिग्मा स्क्वायर आया n टाइम्स, तो स्क्वायर ऑलरेडी है और n इसके साथ आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, क्लियर है। तो v किस तरह हमारे पास सिग्मा स्क्वायर n हो गया। और अगर हमें यहाँ पे एक और चीज़, हमें v डिटरमिनेंट जो है वो हाफ चाहिए था। अच्छा, इसको भी v डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे भी लगा लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो v डिटरमिनेंट हाफ हमें चाहिए, इसकी पावर तो हाफ अगर करेंगे तो मैंने बोथ साइड पे 1/2 पावर ले ली और ये 2 से कैंसिल होके v 1/2 हमारे पास सिग्मा n आ गया। अब हम सारी वो चीज़ें फाइंड कर चुके हैं जो इस मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है। आपने जस्ट क्या करना है इसमें प्लग कर देना है। तो v 1/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली, किसकी इक्वल है, वो है सिग्मा n की इक्वल। तो यहाँ से मैंने इसमें प्लग कर दिया सिग्मा n 2πn/2 एज इट इज e की पावर माइनस हाफ। और ये अब जब मैंने सॉल्व किया कि v इनवर्स के हमारे पास आंसर क्या है 1 बाय सिग्मा स्क्वायर इंटू आई, तो आई मल्टीप्लाई होके एज इट इज कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे ये आपके पास आपको पता है ये मीन 0 है, तो x आप यहाँ पे एप्सिलॉन को शो कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन का ट्रांसपोज इनटू एप्सिलॉन आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने यही वाला पीडीएफ जो पहले ऊपर लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया उसको मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ को यूज करते हुए भी हमने वही सेम एज इट इज हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया है। तो आपके पास दो अप्रोचेज हैं, या ऊपर वाला मेथड आप कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको इस नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ का पता होना चाहिए। और ये टर्म्स वी इनवर्स हमने कैसे फाइंड की, वी डिटरमिनेंट, और ये एप्सिलॉन्स कैसे आई, ये मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे जो है एलैबोरेट कर दिया है। उसके बाद असल में बेसिक स्टेप्स वही हैं जो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते हैं कि जब आप एमएल एस्टिमेट्स फाइंड कर रहे होते हैं तो आफ्टर फाइंडिंग द लाइक्लीहुड फंक्शन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। आप सबसे पहले तो हम नेचुरल लॉग इसका क्यों ले रहे हैं, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि पावर्स में और एक्सपोनेंशियल इंक्लूडेड है, तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खत्म करने के लिए हमने सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग ले लिया है। तो नेचुरल लॉग लिया बोथ साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी जरूर आनी चाहिए। आपको पता है कि 1 ओवर की फॉर्म में जब हो तो आप अगर ऊपर लेके जाते हैं टर्म्स को तो पावर माइनस हो जाती है, मतलब अब जब ऊपर लेके जाएंगे तो सिग्मा की पावर माइनस n हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो सिग्मा की पावर माइनस n जब उसका लॉग लेंगे तो लॉग से पहले पावर आ जाती है, पावर अब माइनस n है तो माइनस n लॉग सिग्मा हो जाएगा, नेचुरल लॉग सिग्मा। इसी तरह ये इसकी पावर क्या, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाके 2 पाई की पावर माइनस n/2 हो जाएगा। तो पावर जब नेचुरल लॉग, आपको पता है जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप नेचुरल लॉग लेते हैं। तो ये जब आपने नेचुरल लॉग लिया तो पावर पहले आ गई तो माइनस n/2 नेचुरल लॉग
2 पाई, और फिर यहाँ पे आपको पता है नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। जब नेचुरल लॉग आप एप्सिलॉन का लेते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल का लेते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, ये जो जस्ट इसकी पावर में लिखा होएगा ये आ जाएगा -12 सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन ट्रांसपोज इनटू एप्सिलॉन। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप फर्दर क्या किया है, जस्ट मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू भी पुट कर दी है। आपको यहाँ से लास्ट जो आपने किया है आपको बड़े क्लियर कट पता है कि हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लास्ट लेक्चर को आप ज़रूर कंसल्ट करें कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली है। तो हमारे पास एप्सिलॉन जो है, मतलब एप्सिलॉन रेजिडुअल्स हैं। रेजिडुअल्स क्या होते हैं, y माइनस वाई हैट होता है। तो y माइनस वाई हैट की वैल्यू y हैट किसके इक्वल होता है, xb की इक्वल होता है। तो आपने इस तरह से एप्सिलॉन की वैल्यूज निकाली हैं। तो y माइनस x बीटा का ट्रांसपोज और y माइनस एक्स बीटा हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। और फिर बता दूंगी वैल्यूज क्यों पुट की हैं, आपको बहुत दफ़ा बताया है, क्योंकि हम बीटास के लिए एस्टिमेटर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम बीटास को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ही हम इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ML एस्टिमेटर्स के जो स्टेप होते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन भी हमने फाइंड कर लिया, लेकिन वहाँ पे हम डायरेक्ट हम क्या कर रहे होते हैं कि डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से पहले हम नेचुरल लॉग इसलिए लेते हैं ताकि हम एक्सपोनेंशियल को खत्म कर लें। अब एक्सपोनेंशियल भी हमारा खत्म हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा भी लेंगे और हम इसका जो है बीटास के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के एस्टिमेटर हम एट अ टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले जिसका भी फाइंड करना है, हमने सिग्मा के लिए फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव दे दिए विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है नेचुरल लॉग x हो तो 1/x उसका जो है डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ नेचुरल लॉग सिग्मा है तो 1/सिग्मा हो जाएगा और -n एज इट इज। माइनस यहाँ पे सिग्मा टर्म नहीं है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसके लिए कांस्टेंट है, y माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज इंटू वाई माइनस एक्स बीटा, और 1/2 सिग्मा स्क्वायर का जो है आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो आपको पता है डेरिवेटिव लेने के लिए -1/2 को आप सेपरेट कर लें। तो आप देखें कि अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव आपने इस तरह से लिया कि ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में जाएगी और पावर में जो है अगर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये क्या बनेगा, सिग्मा की पावर -2। और आपको पता है डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि जो पावर है वो पहले आ जाएगी, -2 पहले आ जाएगा, और फिर जो आपका वेरिएबल जिसके लिए आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसकी पावर में आप एक माइनस कर देते हैं। तो ऑलरेडी इसकी पावर क्योंकि -2 होगी तो -2 और ये -1 हो जाएगा, तो आपके पास ये -3 हो जाएगा। डेरिवेटिव्स अब मैं इस उम्मीद के साथ कि आपको डेरिवेटिव्स लेने आते हैं इसलिए मैंने इसको इतना एलेबरेट नहीं किया। तो ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसको आपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करना है कि सिग्मा स्क्वायर जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा की पावर -2। अब सिग्मा की पावर -2 का डेरिवेटिव जब आप ले रहे हैं तो -2 पहले आ जाएगा और उसके बाद सिग्मा की पावर में आप एक माइनस कर देंगे। तो -2 ऑलरेडी उसकी पावर है, -2 -1 करेंगे तो -2 सिग्मा की पावर -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ही ट्रीट होगा, ये इसी तरह लिखा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सेकंड स्टेप हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं, और जैसे ही 0 को इक्वल पुट करते हैं ये हमारे जो पैरामीटर्स हम इसके एस्टिमेटर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि हम एस्टिमेटर्स फाइंड कर रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ सिग्मा है उसको मैंने स्टार से, अच्छा ML एस्टिमेटर्स को मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टार्स रखे हैं और OLS एस्टिमेटर को यूजली हम हेड से शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -n सिग्मा स्टार प्लस ये जितनी भी ये वाली टर्म थी इसको उठा के बस 0 की इक्वल पुट कर दिया और सिग्मास को स्टार्स में कन्वर्ट कर दिया और बीटास को भी। तो -n सिग्मा स्टार प्लस 1/सिग्मा स्टार क्यूब। यहाँ पे ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो गया होगा, 2 कैंसिल आउट होने के बाद, और इसको फिर जब हम डिनोमिनेटर में लाए तो ये 1/सिग्मा क्यूब पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो ये हमने इक्वल किया 0 की इक्वल पुट करने के बाद। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का जो एस्टिमेटर फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को हमने सिग्मा स्टार क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा n आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्टार स्क्वायर, और साथ में एक काम क्या किया कि यहाँ पे ये भी एक डायरेक्ट स्टेप किया है। आप इसको स्टेप को एलेबरेट कीजिएगा। स्टेप एलेबरेट करने के लिए आपने जस्ट पहले सिग्मा स्टार क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -n सिग्मा स्टार स्क्वायर, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये +1, और ये इस तरफ क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस एक्स बीटा, ये एज इट इज आ जाएगा। तो आपने क्या किया है कि ये माइनस साइन है और ये वाली पूरी टर्म जब 0 की उस साइड मतलब आपकी राइट साइड पे आ जाएगी तो ये भी माइनस साइन के साथ आएगी, तो वो माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप
डिवाइड कर दें दोनों साइड पे n से, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा आपका n और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये स्टेप मैं जिसे कहेंगे डेलिबरेटली मैं एक दो स्टेप जो बहुत सिंप्लीफिकेशन वाले हैं वो इसलिए मेंशन नहीं कर रही ताकि आप लोग हाथ से भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आप लोग आई गेस के स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट रिलाई करते हैं कि अच्छा बस सुन लिया लेक्चर तो इतना इनफ है। तो इन स्टेप्स को आप खुद से जब अपने नोट्स बना रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन स्टेप्स को बेशक आप इंक्लूड करें। ठीक हो गया। तो सिग्मा स्टार आपको नज़र आ रहा है ये कैसे मैंने फॉर्म बना ली और उसके बाद मैंने फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में मीन्स आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, ये ई डैश है और ये ई अब स्मॉल ई में क्यों कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम एस्टिमेटर्स की बात कर रहे हैं। तो ई डैश इंटू ई ओवर एन आ जाएगा और आप इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखना है कन्वर्ट दोबारा करना है मैट्रिसेस को तो ये कैसे आएगा समेशन ई स्क्वायर ओवर एन। तो आपको अगर देखें तो आपने जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए एस्टिमेटर निकाला था बिल्कुल जब आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे होते हैं तब भी आपका एस्टिमेटर वो ही उसी फॉर्म में निकलेगा। तो विच इज एम एल एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर है। अच्छा एक यहाँ पे आप काम ये भी कर सकते हैं कि जब आप सिग्मा के लिए निकाल रहे होंगे डेरिवेटिव तो बेशक अगर आपने इसको अभी कन्वर्ट एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन में भी रखा होगा क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, एट द एंड हमने दोबारा इसको ई में ही कन्वर्ट किया है। तो अगर इस स्टेप में आप चेंज नहीं भी करेंगे फॉर केस ऑफ सिग्मा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर क्या फर्क होगा कि जब आप बीटास के लिए करेंगे तो दोबारा से आपको एप्सिलॉन्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बीटा को इंक्लूड करने के लिए। तो इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं तो भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा मेस क्रिएट हो रहा है इतना बड़ी इक्वेशन हम क्यों लिखें तो यहाँ आप एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन को भी लेके चल सकते हैं लेकिन जब जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ई में। ठीक है, ई डैश ई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगर आपने बीटास के लिए फाइंड करना है तो आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसके लिए उसको आपने क्या करना है, आपने इसको लाइक्लीहुड फंक्शन को आपने वो कर देना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा एक चीज़ आप देखिएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव हमने बीटा से लेने से पहले मैंने लाइक्लीहुड फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई जो नेचुरल लॉग वाला था उसको क्या कन्वर्ट किया है कि मैंने ये सारी चीज़ को ये जो है इसको मैंने कोई भी के टर्म रख दिया, के रख दें ए रख दें कुछ भी रख सकते हैं, ये जस्ट नोटेशन है, के से नहीं घबराना कि के क्यों लिखा है, कोई भी आप नोटेशन दे सकते हैं। के मैंने क्योंकि कोई भी मैंने कांस्टेंट ये वो टर्म्स हैं जिसमें बीटा इंक्लूड नहीं है तो अगर मैं इसके डेरिवेटिव्स को साथ लेके चलने की बजाय मैंने मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने जीरो तो हो ही जाना है क्योंकि बीटा के अकॉर्डिंग इधर इसमें टर्म कोई नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको जस्ट के कह दिया और इस टर्म को साथ में हमने लिख दिया है। तो ये थोड़ी सी हमने चेंज की है इसको, ये टर्म्स वो वाली जितनी भी टर्म्स हैं जिसमें बीटा इन्वॉल्व नहीं है उसको के लिख के माइनस वो वाली टर्म हमने लिख दिया। और एक काम और क्या किया है हमने इनसाइड मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और ये मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बहुत अच्छे से जब ओएलएस एस्टिमेटर करवा रही थी तो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई कि किस तरह से आपने इसका ख्याल रखना है कि आपका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और ये ऑर्डर सेम करने के लिए किस तरह से हमने ये इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन की ये हम लास्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो अब आपने क्या करना है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू बीटा। आप पार्शियल डेरिवेटिव बीटा के अकॉर्डिंग लिया तो ये क्या हो गया, ये तो के क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ बीटास की टर्म इंक्लूडेड नहीं है तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये जीरो हो जाएंगी। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग स्टेप लगता है कि ये कुछ याद रखना पड़ेगा तो आप अगर इन्हीं टर्म्स को एज इट इज़ लेके चलेंगे तो भी आप कर सकते हैं कि ये भी जीरो हो जाएगी ये भी जीरो हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि इनमें बीटास इंक्लूडेड नहीं है। तो अब आपने क्या किया है ये आपके पास जीरो हो जाएगा और इसका आपने डेरिवेटिव इनसाइड लेना है -1/12 सिग्मा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें बीटा नहीं है ये जीरो हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बीटा का तो ये वाई डैश एक्स आ जाएगा। ये भी वाई डैश एक्स कैसे आया क्योंकि आपको बताया था ऑर्डर सेम करने के लिए वाई डैश एक्स का आपने दोबारा से ट्रांसपोज लिया और इसको इस तरह से बना लिया और फिर आपने क्या किया है कि ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बीटा डैश एक्स और यहाँ पे भी बीटा लिखा हुआ है। तो बीटा डैश और बीटा जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो स्क्वायर टर्म्स, अगर आप इनको फाइंड करें तो ये स्क्वायर टर्म्स आती हैं और जब स्क्वायर टर्म का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है कि 2 पहले आता है तो 2 बीटा डैश इंटू एक्स डैश एक्स। तो ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया उसके बाद आपने इसको क्या किया जीरो की इक्वल पुट किया। जीरो की इक्वल पुट करने के बाद फिर वही चीज़ कि आपने वाई डैश एक्स डैश एक्स को कैसे आपने वो हमने यहाँ पे ऑर्डर सेम करने के लिए किया तो ये -2 एक्स डैश वाई और यहाँ पे भी फिर दोबारा से हमने कन्वर्ट किया है कि इसको एक्स डैश एक्स बीटा क्यों कर दिया है क्योंकि हमें बीटा का चाहिए, बीटा ट्रांसपोज का नहीं चाहिए। तो इसको हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेके सारे को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन याद रखिएगा जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी कन्वर्ट होगा ताकि आपका ऑर्डर सेम रहे। उसके बाद आपको पता है कि 1/2 सिग्मा स्क्वायर ये तो जीरो की इक्वल होगा नहीं तो इसको हमने जीरो की इक्वल जब पुट किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये बीटा स्टार के आ जाएगा एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश वाई। अच्छा इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन आपको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ओएलएस एस्टिमेटर में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ
कि कैसे आप ऑर्डर सेम करते हैं, कैसे आप जीरो की इक्वल पुट करने के बाद इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि बीटा हैट OLS इक्वल है बीटा हैट ML एस्टिमेटर के। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बहुत आसान सा टॉपिक था ML एस्टिमेटर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए विद मैट्रिसेस अप्रोच। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एलेबरेट करूं कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको कंफ्यूज करते हैं वेक्टर के, स्केलर्स के, नोटेशंस के, तो इनको ज़रूर फोकस करें। बट मेक श्योर कि अगर आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज़ें आप लोग डाइजेस्ट कर सकेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक साथ इस सारे को पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं अब तो हम इकोनो कर ही नहीं सकते, ये बहुत एक टफ सब्जेक्ट है। तो ये मेरा टिप होती है हर लेक्चर के लिए कि साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके बेटा, दैट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।